श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान राज्य में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। शासकीय विभागों के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग ले रही हैं। इस अभियान के तहत बिलासपुर में बेहान स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र का आयोजन किया गया। इस विशेष बाजार में तिरंगा, राखियां, तिरंगा जैकेट सहित अन्य सामग्री की बिक्री की जा रही है। वहीं बस्तर जिले के बकावंड, लोहंडीगुड़ा, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तर और बस्तानार में बेहान समूह की दीदियों ने तिरंगा फहराया। समूह की दीदियों ने हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। उधर बालोद जिले के ग्राम बगमरा में 4 स्व सहायता समूहों की 20 महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं और अब तक 6000 से अधिक तिरंगे तैयार कर चुकी हैं। इन झंडों को बेचकर समूह की महिलाओं ने अब तक करीब 2 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर ली है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि इस अभियान ने उन्हें नई पहचान दी है और इससे हुई आमदनी से वे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही घर की अन्य जरूरतें भी पूरी कर सकेंगी। श्रोताओं, इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने बात की छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। श्रोताओं, हमारे साथ भारतीय वन सेवा के 2006 बैच के अधिकारी विवेक आचार्य जी हैं, जो अभी संस्कृति विभाग के संचालक और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक हैं। सर, हमारे आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभी वर्तमान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस अभियान के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य ये रहेगा कि हमें जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके साथ एक पर्सनल बॉन्ड हमें बनाना है। हमारा जो ध्वज है वो हमारा गौरव है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। तो उस हर घर तिरंगा अभियान का ये है कि उस ध्वज के साथ हम अपने आप को जोड़ सकें, एक पर्सनल बॉन्ड बना सकें। हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि यह अभियान कितने चरणों में छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है? ये अभियान जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है और ये 3 चरणों में रहेगा। पहला चरण जो है वो 2 से 8 अगस्त जो वर्तमान में चल रहा है। दूसरा फेज जो है वो हमारा 9 से 12 अगस्त और तीसरा फेज जो है वो हमारा 13 से 15 अगस्त तक रहेगा। सर, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि हर चरण में किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है, खास करके छत्तीसगढ़ में? अगर हम फेज वाइज चलें तो पहला फेज जो है उसमें हम हमारे इतिहास, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका क्या इतिहास रहा है, वो पहले कैसे था, वो कैसे बना है। उसके बाद बच्चों के लिए क्विज। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अलग अलग क्षेत्रों में लहराया जाएगा और उसी फेज में कुछ पत्र जो है वो हम हमारे सुरक्षा बल जो इस ध्वज की आन बान शान के लिए अपनी सर्वस्त्र निछावर करने के लिए रहते हैं, उनको हम पत्र लिखेंगे बच्चों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, और जो कर्तव्य कर रहे हैं उसको सराहनीय काम को हम उनको बताएंगे। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा की लाइट्स जो है, 3 ट्राई कलर्ड लाइट जिसे बोलते हैं, उसे अन्य स्थानों पर लगाएंगे। सर, छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग जो है इस अभियान का नोडल विभाग है। इस अभियान को लेकर के विभिन्न जिलों में प्रशासन और शासकीय संस्थाओं को क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें जो निर्देश है वो फेज वाइज चलने का है। जैसे कि हमने बताया कि पहले फेज में इतिहास के बारे में बताया जाएगा। दूसरे फेज में जो है ये यंगस्टर्स जो आजकल बाइक रैली करते हैं, तिरंगा यात्रा करते हैं, जो यंगस्टर्स के लिए सेकंड फेज रखा गया है। और उसी के साथ साथ तिरंगे का सेल, अलग अलग सोशल मीडिया कैंपेन्स, पोर्टल में फोटोग्राफ्स, ये सब जो है यंगस्टर्स के लिए रखा गया है।
और जो तीसरा फेज है जो 13 से 15 है अगस्त का है, उसमें सेल्फी विद तिरंगा और अपनी फोटोज को वेबसाइट पे डालना, उसके लिए हर घर तिरंगा का एक वेबसाइट बनी है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें उन फोटोज को डालना है और हम उसके भागीदार बने हैं, ये हमें पूरे राष्ट्र को बताना है। सर, हमारे जैसा आपने बताया कि इस अभियान के तहत हम बच्चों को इतिहास बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इतिहास में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है कि क्या बताए, थोड़ा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं। इसमें हमारे जो तिरंगा के जो इतिहास है, पहले के तिरंगा जो है सबसे पहले कैसे बना, क्योंकि तिरंगा बनने की भी एक कहानी है। वो पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उसमें पहले तिरंगा जो है एक झंडा जो है बनाने का काम हुआ था, फिर उसके बाद उसका स्वरूप चेंज हुआ, रंग चेंज हुए, फिर उसमें चरखा था, फिर चरखे से उसके बाद उसका स्वरूप चेंज हुआ, तो फिर ऐसे लगभग 4 या 5 अलग अलग झंडे जो है वो बने थे। उसके बाद जो है आखिर में फाइनल हुआ था जो आज का स्वरूप है झंडे का। तो पहले तो हिस्ट्री ऑफ फ्लैग, हमारा कब किसने बनाया ये भी जानने का विषय है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया किसने है, तो उस महापुरुष को भी याद करना है। साथ ही साथ हमारे जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगने वाला है, जो हम सारे जिलों को भेजेंगे, उसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमने जो एक एग्जीबिशन बनाई है उसमें हम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो है सभी को बताएंगे और जिलेवार उनके नाम जो है उनको डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे कि सभी जन को पता चले कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है इस हमें स्वाधीनता को दिलाने के लिए। सर, हमारा अब एक सवाल है कि इस बार इस अभियान के तहत पिछले वर्ष की तुलना में क्या नई गतिविधियां या अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं? इस बार जो हर घर तिरंगा अभियान है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं श्रोता के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में हुई थी, तो इसमें 22, 23, 24 और अब 25 ये चौथा अभियान चौथी बार हो रहा है। तो इसमें इस बार का जो थीम है वो है हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ। इस थीम पर इस बार हर घर तिरंगा अभियान किया जा रहा है, जिससे कि एक संदेश दिया जा सके कि जब हर घर पे तिरंगा लगेगा तो वो हर घर स्वच्छ भी रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें इस उत्सव को तो मनाना है और स्वच्छता के साथ मनाना है। ये नहीं है कि 15 अगस्त के बाद जो है हमें हमारे एक तो घर के आसपास सब स्वच्छता होनी चाहिए और 15 अगस्त के बाद भी हमें पूरी इज्जत के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को आप उसको फहरा के भी रख सकते हैं। पहले जो नियम था उसमें यह था कि आपको संध्या काल में उसको उतारना होता था, अदरवाइज वो अपमान माना जाता था। अब आप दिन में रात में 24 घंटे उसको लगा के रख सकते हैं, बट एक सम्मानजनक जगह पे होना चाहिए, सबसे ऊंचे स्थल पे होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आते जाते लोगों के उसमें हाथ ना लगे और एक सम्मान आपको देना है। और उसके बाद ये भी नहीं है कि 15 अगस्त के बाद हमने उस ध्वज को छोड़ दिया, हवा के साथ उड़ गया और वो सड़क पे गिरा हुआ है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम उसको संभाल कर रखें। तो ये हमारा इस बार का जो थीम है हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, ये एक अभिनव अभियान जो है इस बार जो है पिछली बारी की तुलना में एक नई गतिविधि है। सर, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये जो है चौथी वर्ष है जो हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है पूरे देश में। सर, जैसा आपने बताया कि इस बार का जो थीम है वो स्वच्छता आधारित है, तो क्या इसके लेकर के प्रशासन को कुछ विशेष निर्देश भी दिया गया है कि ये करें, इन गतिविधियों के माध्यम से अवेयर करें लोगों को? जी, इसमें संस्कृति सचिव के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता का थीम जो है वो उसमें बताया गया है और अलग अलग कार्यों के लिए भी उसमें फेज वाइज कार्यों के लिए भी उसमें स्पष्ट निर्देश जो है वो जिला कलेक्टर्स को जारी किए गए हैं। आगे जिला कलेक्टर्स जो हैं वो अपने अपने जिलों में ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मंशा है भारत सरकार की और छत्तीसगढ़ शासन की, उसकी मंशा के अनुरूप कार्य सुनिश्चित हो। हर घर तिरंगा अभियान में जन सहभागिता के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हर घर में तो हम लगाते ही हैं, सिर्फ एक तिरंगा के लिए बोला गया है, लेकिन आप एक से ज़्यादा भी तिरंगे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम तिरंगे को एक अच्छी जगह पे
घर पे निर्धारित करके तिरंगे को लगाएं, उसके साथ एक सेल्फी खींचें और जो हर घर तिरंगा का जो वेब पोर्टल है उस पे उन फोटो को डालें। उससे पूरे राष्ट्र जब फोटो अपनी डालेगा तिरंगे के साथ तो हमारा जो एक जुड़ाव है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और आपस में पूरे देश का जो जुड़ाव है वो समझ में आएगा, दिखेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया के कैंपेन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक आप पहुंचाएं। अपने आजकल यंगस्टर जो है रील्स बनाते हैं तो स्वतंत्रता के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाएं, जिससे कि हमारे ध्वज की कहानी जो है वो हर घर तक पहुंचे, हमारे ध्वज बनाने वाले को श्रेय मिले। तो इस प्रकार से बाइक रैलीज लोग करते हैं तो हमारे झंडे के साथ बाइक रैलीज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें नहीं भूलना है हमारे जो बॉर्डर्स पे जो जवान हैं उनको हम अपनी तरफ से संदेश भेजें, लेटर्स भेजें और उनको बताएं कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन जब सब लोग छुट्टी मना रहे हैं और वो अपनी सेवाएं बॉर्डर पे दे रहे हैं, ऐसे में हम उनको सैल्यूट करते हैं और हम उनको, क्योंकि वो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, तो हम उनको बहुत इज्जत से देखते हैं और हमें अभिमान है हमारी भारत की जल, थल और हमारे जो सेना है उसके ऊपर। और ये चीज़ जो है हमें यंगस्टर्स को, क्योंकि अभी जो बच्ची जनरेशन है ये वो जनरेशन है, हम सब लोग फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं, हमने स्वाधीनता को नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं हम ये ना भूलें कि इसका मोल हमारे पूर्वजों ने चुकाया है और हमें वो नहीं भूलना है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा बाइक रैलीज हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तिरंगा यात्राएं हों, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फीज हों। सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। सर, मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जो है बस्तर संभाग माओवाद प्रभावित है, उसको लेकर के क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिया गया? एक समय था जब माओवादियों का उक्त क्षेत्र में दबदबा था। आज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर एरिया जो है वहां से माओवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं खुद बस्तर में 4 साल रहा हूं, बस्तर क्षेत्र में मैंने सेवाएं दी हैं। जिन क्षेत्रों में हम पहले जाने से डरते थे उन एरिया, वो सारे एरियाज आज की डेट में फ्री हो चुके हैं। नक्सलवाद उन क्षेत्र से निकल चुका है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज उन सब क्षेत्रों में आज अपने कैंप बना के रह रही हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज पूरी आन बान शान के साथ अपना ध्वज उन क्षेत्रों में लहरा चुकी है जहां पर कभी माओवाद का झंडा फहराता थे। धन्यवाद सर, हमारे आकाशवाणी श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह साप्ताहिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।